बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CMA। आज हम मैथ्स की जो है वो आखिरी डेडिकेटेड क्लास करके कल से जो है वो प्रॉपर वाला CMA स्टार्ट कर होंगे। लेकिन आज की क्लास भी एक तरह से CMA ही है। कल से हम जो टॉपिक स्टार्ट कर होंगे उसका नाम होगा बेसिक्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। क्वेश्चन 7 और स्प्रिंग 2021। वेरी नाइस। करवाना तो मैंने फिर भी था, लेकिन आप लोगों ने अगर साथ साथ होमवर्क किया होगा तो दोबारा कैलकुलेशन करते हुए आप लोगों का भी टाइम सेव होगा, मेरा भी टाइम सेव होगा। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों ने होमवर्क जैसा किया होगा, बस आपस की बात है, अगर पॉसिबल है तो यहाँ पिक्चर ही सेंड कर दें होमवर्क की। वहां से भी मुझे रेफरेंस करना इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो जो चीज जरूरी होती है, जो मैंने जान के कल नहीं सिखाई, दैट इज प्रेजेंटेशन। सवाल की रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ FGH। इसका मतलब ये है कि आपने पहला पेज जहां से आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, आपने लिखना है कंपनी का नाम। कंपनी का नाम क्या था? FL। FL का हमें चाहिए क्या? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। लिखें सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आगे ये मैंने नीचे लाइन लगाई है, आपने पेपर भी लगानी। मैं जस्ट ये शो करने के लिए लाइन लगाई है कि यहाँ कोई एक फिगर है जो कि हमने लिखनी है। रुपीस, नीचे एक खाली स्पेस छोड़ी। उसके बाद ये पूरा का पूरा पेज खाली छोड़ दें। नेक्स्ट पेज से वर्किंग स्टार्ट करें। ये अगर आपका पेज 1 था तो अब पेज 2 से आपने जाके स्टार्ट करनी है वर्किंग्स। अब वर्किंग स्टार्ट कैसे करनी है उसके लिए भी मैंने आपको ओरिएंटेशन में बताया था कि आपके माइंड में एक स्केच होना चाहिए कि आपने एग्जैक्टली करना क्या है। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के आपके माइंड में स्केच आएगा। कंप्यूट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ FGH फॉर द नेक्स्ट ईयर। कल हमने सुकून से ये सवाल पढ़ा था। हमने बहुत तरह के खर्चे पढ़े थे। खर्चे को इंग्लिश में हम क्या कह रहे थे? कॉस्ट। और कॉस्ट के ऊपर मार्कअप लगता है तो बन जाता है प्रॉफिट। और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होती है सेल्स। यानी कि अगर किसी तरह हम कॉस्ट निकाल लें और प्रॉफिट निकाल लें तो सेल्स निकल आएंगी। वेरी नाइस। अब मेरे माइंड में एक स्केच बन गया। खैर मेरी तो खैर है, आप लोगों के माइंड में एक स्केच बन जाना चाहिए कि आपने एक वर्किंग करनी है जिससे आपकी कॉस्ट निकल आए, फिर आपने एक वर्किंग करनी है जिससे आपकी प्रॉफिट निकल आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्किंग 1 से। वर्किंग 1 इज कॉस्ट। कॉस्ट कितने तरह की है? बहुत सारी तरह की है। बारी बारी स्टार्ट करते हैं। सवाल हमने कल पूरा पढ़ लिया था। स्टिल इनमें से 3 पॉइंट्स में से कोई बात दोबारा डिस्कस करने वाली तो बता दें, मैं दोबारा भी करने को तैयार हूं। खामोशी का मतलब सब खुश हैं। आगे चलते हैं। पेज नंबर 2 पे आपने लिखी वर्किंग नंबर 1 कॉस्ट। सबसे पहली कॉस्ट क्या थी? मटीरियल। हर तरह के खर्चे की आपको मैंने बेसिक्स क्या बताई थी? कुछ क्वांटिटी होती है और कुछ प्राइस होती है और कुछ अप डाउन होते हैं। जो आसान आसान चीजें हैं वो पहले लिख लें, अप डाउन के ऊपर बाद में बात कर लेते हैं। मटेरियल की क्वांटिटी आप लोगों ने कल मुझे निकाल के दी थी 30 रुपए पर किलो। ये तो पैसे हैं। 7.5 लाख, 7,50,000। 750,000 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपए थी प्राइस। मगर मगर कुछ एडजस्टमेंट भी आई थी। क्या भला? 60% मटेरियल जो है वो अपने दोस्तों से खरीदना है जिस पे डिस्काउंट मिलेगा, और जो है वो उससे लेकिन वेस्टेज भी होगी जिन पे डिस्काउंट मिला था। इन अदर वर्ड्स, ये जो हमें क्वांटिटी की परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज है, ये क्वांटिटी है कि प्राइस की है? 7.5 लाख किलो आप खरीदते थे, उसके 60% के साथ कुछ और काम होगा, उसके 40% के साथ कुछ और काम होगा। मल्टीप्लाई बाय दोनों की ब्रेस प्राइस 30% है। एक की प्राइस पे थोड़ा सा जो है वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, एक पे नहीं मिलेगा। आपने क्वांटिटी लिख ली, आपने ये चीज लिख ली, आपने ये चीज लिख ली। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की। 60% जो है वो हमें डिस्काउंट मिलेगा। 5% वाला है। जो 0.6 वाले हैं इनमें हमने 5% डिस्काउंट देना है। बताएं कल परसों क्या सीखा था? जब डिस्काउंट एक झटके में एक लाइन में कैलकुलेट करना हो तो फिगर को किससे मल्टीप्लाई करते होते हैं?
5% डिस्काउंट, एक मिनट सर, ये 10% इंक्रीज वाला फैक्टर कंसिडर नहीं करेंगे? किसने कहा नहीं करेंगे? बारी बारी सब करेंगे। इसकी बारी में बाद में बात करता हूं, पहले ये प्राइस इंक्रीज की बात हो रही है। बल्कि इंक्रीज नहीं, डिक्रीज। 5% का डिस्काउंट मिलना है, मुझे बताएं ऊपर वाली लाइन या नीचे वाली लाइन, किस वाली लाइन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए? स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रख दी। पॉइंट नंबर 2 से देख के बताएं, 60% वाले या 40% वाले? अवाम ने कहा 60% वाली लाइन को 0.95 से मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल सही। 60% वाली जो क्वांटिटी है ना, उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 95% का, बिल्कुल सही। और क्या मसला था? एक और मसला यह था कि एडिशनल वेस्टेज हुआ करेगी 1% की। इसका क्या करना चाहिए? अभी कल परसों ही हमने पढ़ा था, इनपुट इनटू या इनपुट माइनस इनपुट इनटू 1 माइनस लॉस की परसेंटेज इज इक्वल टू आउटपुट। तो अगर हम अज्यूम करें कि, अगर अज्यूम क्या करें, हमें वाकई पता है कि 7.5 लाख का 60% हमें चाहिए आउटपुट के तौर पे, तो इनपुट के साथ क्या करेंगे? मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ ऑपरेशन पूछ रहा हूं कि किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें। अवाम ने कहा डिवाइड कर दें 0.99 से, बिल्कुल सही कहा। किसी को उससे कोई एतराज या कोई परेशानी वाली बात? ये क्या हो जाएगा? इनपुट 1 - 0.99 यानी कि ये 0.99 जाके डिवाइड हो जाएगा। मैं यहां लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय 0.99। ये 0.99 वाली बात समझ आइए? अब हमने कहा पॉइंट थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें, मैं कर देता हूं। आपको आउटपुट चाहिए 7.5 लाख का 60%। तो आउटपुट का हमने फॉर्मूला कल क्या पढ़ा था? इनपुट इनटू 1 - लॉस की परसेंटेज। 7.5 लाख का 60% में से होता क्या है? एलेबोरेट हम कर रहे हैं तो बेसुकून से करते हैं। ये अगर हम ना भी करें, सिर्फ ब्रैकेट में इतना लिख दें, 7.5 लाख इंटू 0.6 इज इक्वल टू इनपुट इंटू 1 माइनस लॉस। लॉस परसेंटेज अब क्या है? 1%, यानी कि 1 - 0.01। 4.5 लाख इज इक्वल टू 1 × 0.99, यानी कि 0.99 आई। तो आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4.5 लाख को 0.99 से डिवाइड करना पड़ेगा, आई फॉर इनपुट। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। कुछ बेहतर? वेरी नाइस। चूंकि ये मेरी मेन वर्किंग का पार्ट नहीं था, इसलिए मैं इसे रिमूव कर रहा हूं। अच्छा जी, और कोई एडजस्टमेंट? अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने मुझे याद दिलाया कि 10% प्रोडक्शन इंक्रीज है। मुझे बताएं 10% प्रोडक्शन इंक्रीज का इम्पैक्ट इधर आएगा कि इधर आएगा? 40% वालों में कि 60% वालों में? कॉमन सेंस कहती है दोनों जगह आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी, एंड पे लिखा था इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन होगा 10%, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? जाहिर सी बात है, महंगाई भी दोनों तरह पे ही होगी। अब अगर हमारी मैथ स्किल्स वीक होती तो शायद ये 3 या 4 लाइनों की कैलकुलेशन थी, लेकिन चूंकि हमने पहली क्लास में ही सीख लिया था जैसा मर्जी मल्टीप्लाई डिवाइड एक लाइन में कर दो आंसर सेम आता है, तो जरा करके देखिए सारा कुछ मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है, बारी बारी। अच्छा, इसका तरीकेकार ये होता है, जब भी मैं आपसे एक ज्यादा तरह की कैलकुलेशंस करवाऊं ना,
आप लोगों ने एक ही मैसेज में दोनों जो है वो फिगर्स लिखनी है, ताकि ये आगे मिक्स ना हो जाए कि एक स्टूडेंट कह रहा है कि पहले वाले मटेरियल का ये है, दूसरा स्टूडेंट कह रहा है कि दूसरे वाले मटेरियल का ये है। टाइम बहुत है, सुकून से करेंगे कैलकुलेट। अच्छा, ये क्यू मल्टीप्लाई बाय पी भी मैंने सब बताने के लिए लिखा था, ये आपकी सवाल की वर्किंग का पार्ट नहीं है। यहाँ हम बस लिख दें रुपीज 000। जब सवाल ने 000 कॉमन ले लिया तो हम क्यों मेहनत करें एक्स्ट्रा। और इससे आप लोगों को एक शॉर्टकट भी मिल जाएगा। अब आप लोगों को कैलकुलेटर पे पूरा 7.5 लाख लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखें 750 इंटू 0.6 इंटू 30 इंटू 0.95 डिवाइडेड बाय 0.99 मल्टीप्लाई बाय 0. 0.1 नहीं, 1.1 था ये। एक मिनट गड़बड़ हो गई। ये दोनों चीजें 1.1 है, 0.1 नहीं है। दोबारा करें। प्रोडक्शन 10% से इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन का 10% थोड़ी रह गया। मैंने क्या कहा था, एक ही मैसेज में दोनों फिगर्स कर दें। मैं वेट करने को तैयार हूँ। क्या आपने कैलकुलेटर पे 7.5 लाख पूरा तो नहीं लिख दिया? हमने आंसर 000 कॉमन में लेके लिखना है, ये याद रखिएगा। तो नहीं लिखना ना। एक मिनट, दोनों जगह पूरा 7.5 लाख लिखा था। मेरे ख्याल से आपसे दूसरी वाली कैलकुलेशन में एक जीरो एक्स्ट्रा डल गया, जरा देखें। तो अब आखिरी फैसला क्या है, कौन सी फिगर ठीक है? 1567500 का अगर मैं 000 कॉमन ले लूं तो एक पॉइंट यहां लग जाएगा और ये हो जाएगा 1567.5। क्या ख्याल है? और दूसरे वाले का? क्या टाइम क्यों लग रहा है? आप लोग चाहते हैं मैं मजबूरी की हालत में कैलकुलेटर ऑन कर लूं? 750 इंटू 0.4 इंटू 30 इंटू 1.1 इंटू 1.1 होता है 10890। इतनी सी बात थी। अच्छा, ये तो बात थी सिर्फ मटेरियल की, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगली चीज थी स्किल्ड लेबर। स्किल्ड वालों के साथ भी कुछ हुआ था। क्या हुआ था? उन्होंने कहा था 40% स्किल्ड लेबर को फारिग कर दो, निकाल दो, और उनकी जगह रख लो सेमी स्किल्ड लेबर्स। हम्म। चलें,
इसकी भी अलग से कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसके सामने एक वन वर्ड डिस्क्रिप्शन दे भी दें कि दिस इज न्यू सप्लायर एंड दिस इज करंट सप्लायर या एग्जिस्टिंग सप्लायर या ओल्ड सप्लायर। नेक्स्ट आपने लिखा स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर में क्या चक्कर था, 80,000 घंटे थे। उन 80,000 घंटों के हमने दो टुकड़े करने हैं, इंटू 0.6 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई बाय प्राइस क्या थी, 125 रुपए पर आवर। 125, 125। अब देखते हैं कि 60% वाले के साथ कुछ करना है कि 40% वाले के साथ कुछ करना है। जो 40% है ना वो निकाल दिए गए, उनकी जगह आ गए सेमी स्किल्ड लेबर। जो निकाल दिए गए उन्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे। अवाम ने कहा 100 रुपए। क्यों? जो छोड़ के चला जाता है उसे 100 रुपए देते हैं। मैं तो सुनाता हूँ, जो छोड़ के चला जाता है उसे कुछ भी नहीं देते, अनलेस कि आप टैक्स का सवाल कर रहे हो, उसमें गोल्डन हैंडशेक मिला हो। मल्टीप्लाई बाय जीरो, कुछ भी नहीं देना इन्हें, चले गए ये, मर गए ये, खत्म हो गए ये। और जो 60% रह गए उनके साथ क्या होना है, महंगाई की वजह से उनकी सैलरी भी 10% इंक्रीज हो जाएगी, और नई प्रोडक्शन की वजह से उनके घंटे भी 10% इंक्रीज हो जाएंगे। सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा वो तो मैं इंतहाई कॉन्फिडेंस से कह देता हूं, 0। पहले वाले का आंसर आप लोग निकाल दें, और ये है क्या, रिप्लेस्ड बाय सेमी स्किल्ड, और ये है एग्जिस्टिंग। उम्मीद करता हूं कि आपने 80,000 के आगे वाला 000 एडवांस में खा लिया होगा। इसी तरह की ट्रिक्स आप लोगों ने सीखनी है ताकि कम टाइम में ज्यादा सारा जो है वो कैलकुलेशन हम कर सकें। 7260 हो गए स्किल्ड लेबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड लेबर अब हमारे पास दो तरह के होंगे। एक वो जो कि हमने नए हायर किए हैं, जिनकी खातिर हमने स्किल्ड वालों को निकाला था, और एक वो जो अभी भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। जो एग्जिस्ट करते हैं उनके कितने घंटे हैं, 50,000 घंटे। और हमने जिनकी खातिर स्किल्ड वालों को बेचारों को निकाल दिया, 80,000 का 40%, मल्टीप्लाई बाय। चूंकि सेमी स्किल्ड लोगों ने पैसे कितने देने, सवाल ने हमें बताया था 100 रुपए पर आवर। 100 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए। और क्या क्या असर पड़ना है, एडजस्टमेंट ने कहा था 40% निकाल दिया, ये हमने 40% यूज कर लिया। इट इज एस्टिमेटेड दैट सेमी स्किल्ड लेबर विल टेक 30% मोर टाइम। जिन अनएक्सपीरियंस बंदों को आपने रखा है एक्सपीरियंस बंदों को काम करने के लिए, सिर्फ इस बात के लालच में कि वो 125 की बजाय 100 रुपए लिया करेंगे, वो फिर 30% आपका टाइम भी वेस्ट किया करेंगे। यानी कि आपका टाइम 30% से इंक्रीज हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन इंक्रीज का 10% इंपैक्ट दोनों जगह, मल्टीप्लाई बाय इन्फ्लेशन का 10% इंपैक्ट दोनों जगह। बारी बारी दोनों चीजें कैलकुलेट कर लें। चूंकि आपने आंसर ₹000 में लिखना है, इसलिए 50,000 पूरा लिखिएगा, सिर्फ 50 लिखिएगा, 80,000 पूरा लिखिएगा, सिर्फ 80 लिखिएगा। अवाम ने कहा 6050, अज्यूम कर रहा हूं ये पहले वाले का होगा। नाम भी लिखे ही है क्या, एग्जिस्टिंग, हायर्ड फॉर स्किल्ड लेबर जॉब।  .
अवाम ने कहा 5034 राउंड करके। क्या रह गया? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के बारे में हमें कल बताया गया था कि 4500 टोटल है, 4500 का आधा फिक्स्ड है, आधा वेरिएबल है। वेरिएबल ओवरहेड्स 4.5 मिलियन का 50%। क्या वेरिएबल का कुछ इंक्रीज आएगा? हाँ जी आएगा। प्रोडक्शन का 10% इंक्रीज भी, और इन्फ्लेशन का 10% इंक्रीज भी। अवाम ने कहा 2722.5। एक मिनट में वेट कर लेता हूँ, बाकी अवाम भी पहुंच जाए। ठीक है, आपका भी यही है। नेक्स्ट, फिक्स्ड ओएच। सवाल ने क्या कहा था? 4.5 मिलियन का 50% फिक्स है। 50% जो फिक्स है, इसके ऊपर ना इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा क्योंकि वो फिक्स है, और ना ही प्रोडक्शन इंक्रीज का इंपैक्ट आएगा क्योंकि वो फिक्स है। तो 4.5 लाख का आधा हमने क्या निकाला था कल? 2250। 2250। ले जी, खर्चे पूरे हो गए। देख ले कुछ मिस तो नहीं हो गया। हमने 10% वाली एडजस्टमेंट भी कर ली, 30% वाली एडजस्टमेंट भी कर ली, 1% वाली भी। एक दफा सवाल तसल्ली से देख लें, और देख लें क्या रह गया, कुछ रह तो नहीं गया। आखिरी लाइन के अलावा मुझे पता है प्रॉफिट मार्जिन रह गया, वो तो हमारी वर्किंग टू होगी। अवाम ने कहा ऑल डन, बिल्कुल ठीक है। हमारी वर्किंग वन पूरी हुई, सिर्फ टोटल्स रह गए। मैं थोड़ा सा जूम आउट किया, जरा टोटल्स कर लें सारी फिगर्स के। पहला जवाब आया कुछ और दूसरा जवाब आया कुछ और। ये परेशानी वाली बात है। देख लें किधर गड़बड़ है। मुझे पता नहीं क्यों मटेरियल्स की गड़बड़ लग रही है। मटेरियल्स पहले 22,500 के थे, अब सिर्फ इतने के कैसे रह सकते हैं? एक दफा ये सबसे पहला वाला मटेरियल दोबारा कैलकुलेट करें जरा। 750 इंटू 0.6 इंटू 30 इंटू 0.95, क्योंकि 5% का डिस्काउंट था, डिवाइडेड बाय 0.99 क्योंकि 1% से बढ़ रहा था काम, इंटू 1.1 इंटू 1.1। 15675 है। आप लोगों ने एक पूरा जीरो खा लिया। 15675। अब करें टोटल, चेक करें एक पॉइंट से हमारा आंसर से कितना मिलियंस का जो है वो फर्क पड़ गया था। अच्छा, ये नहीं कि आपका पहले भी ठीक ही था। गुड। बाकी लोग जो एक दफा रिवाइज कर लें, बाकी यही आता है। 49।
881.5। वर्किंग वन यहां तमाम हुई। हमने अगले साल का खर्चा निकाल लिया, क्या हमें पिछले साल का खर्चा गिवन था? गौर से देखें तो एक लाइन में ही सिर्फ कैलकुलेट किया जा सकता है। मैंने हिंट के तौर पे आपके सामने एक लाइन बना दी। मुझे बताएं कॉस्ट निकालने का शॉर्टकट क्या होगा? एग्जिस्टिंग की बात हो रही है, निकालें जरा। सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। सी पता नहीं क्या है, प्रॉफिट 14,000 है, एस 56,000 है, तो सी क्या होगा? अवाम ने कहा 42,000। 42,000 एग्जिस्टिंग कॉस्ट थी, 49,000 बल्कि तकरीबन 50,000 है हमारी नई वाली कॉस्ट। जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, महंगाई होगी तो कॉस्ट बढ़नी थी, कम तो हो नहीं सकती। तो हमारी एग्जिस्टिंग कॉस्ट इज 42,000। सवाल हमसे चाहता ये है कि हम अगले साल भी सेम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करें। हम्म प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन होती है परसेंटेज, किसकी? सेल्स की। हमने स्टार्ट की वर्किंग टू। एग्जिस्टिंग मार्जिन कितना था? 14,000 का प्रॉफिट और 56,000 की सेल्स। जरा पता करें एग्जिस्टिंग मार्जिन कितना है। 25%। हम चाहते हैं यही परसेंटेज अगले साल भी मेंटेन हो। वर्किंग थ्री, अगले साल की हमें चाहिए सेल प्राइस, सेल्स फॉर नेक्स्ट ईयर। एक लाइन में बताएं एग्जामिनर अंकल को कि आपने किया क्या है। आप चाहते हैं कि अगले साल की सेल्स निकल आए। अगले साल की सेल्स कैसे निकलेंगी? आप लोगों का फेवरेट फॉर्मूला, सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। सी क्या है? 49,881.5। कहां से आई है बताएं एग्जामिनर साहब को, कहां से आई है? वर्किंग वन से आई है फिगर। प्लस पी, पी क्या है? 25% ऑफ एस, यानी कि 0.25 इज इक्वल टू एस। मुझे बताएं कि आप लोग एक लाइन में एस कैलकुलेट कर सकते हैं अब? जबानी वाला काम है। 49,881.5 डिवाइडेड बाय 0.75। ले जी, पहला आंसर आ गया, दूसरा आंसर का भी वेट कर लेते हैं। 66,508.6, ऐसे मैं राउंड अप कर लेता हूं। 66,509। हमारे पास आ गई सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। आखिरी स्टेप, सवाल चाहता क्या था? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। वर्किंग फोर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कहां से आएगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट? टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स थे कितने? 50,000, ओ सॉरी 5 लाख। सिर्फ 5 लाख थे या कुछ इंक्रीज भी आना था? कीपिंग इन माइंड के ये फिगर मिलियंस में। 10% इंक्रीज, यानी कि 5 लाख इंटू 1.1। जरा 66,509,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 1.1 करके देखें क्या होता है। अवाम ने कहा 120.9। आप पहले पेज पे गए, अपने सेल प्राइस पर यूनिट के सामने लिखा 120.9। कहां से आई ये फिगर? वर्किंग फोर्स से आई ये फिगर। आपका सवाल तमाम हुआ। इन माय ओपिनियन
ये जो हमने किया है ये आई कैप का सवाल करने की, खासतौर पे सीएमए की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात ही सिर्फ सीएमए की कर रहा हूँ, मैं किसी और सब्जेक्ट की बात क्यों करूँ, सीएमए के सवाल करने की दिस इज द बेस्ट एंड द मोस्ट खूबसूरत अप्रोच। एग्जामिनर ने आपसे कहा क्या, 12 नंबर के लिए बता दें सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या आनी चाहिए। एग्जामिनर आपका पेपर चेक करने की नियत से क्वेश्चन नंबर 7 पे आया, उसने कहा सेलिंग प्राइस चाहिए, आपने ठग करते साथ पहली जो चीज उसे अपनी दो आंखों से नजर आई एग्जामिनर को, आपने लिखा हुआ था सेल प्राइस पर यूनिट 120.9। अब अगर मैं अज्यूम करूं कि एग्जामिनर साहब के पास सोल्यूशन है सवाल का, और सोल्यूशन में लिखा था 121, इसका मतलब यह कि एग्जामिनर अंकल ने आपका सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के लिए देखा, और एग्जामिनर को पता लग गया कि आपका सवाल 99% ठीक है। क्या पता सोल्यूशन में लिखा हो 121.5। गारंटी से बात नहीं कर सकता, लेकिन आई एम 95% श्योर कि एग्जामिनर आपका शायद पूरा सवाल चेक भी ना करे, कहे ठीक है यार फाइनल फिगर ठीक है, यानी कि पीछे वाली सारी वर्किंग्स भी ठीक होंगी, स्टूडेंट को जो है वो 12 में से 11.5 नंबर दो और आगे चलो। तो यकीन माने अगर आप ये प्रेजेंटेशन अपनी पक्की कर ले तो सीएमए में पास होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमने निकाली 120 पर 9, एक दफा जो है वो सोल्यूशन देखते हैं कैप का उसने क्या किया है। 120.9 से क्या मिलता जुलता हमारा आंसर है आई कैप का भी, 121.47। ओहो, ₹1.5 का फर्क है, यानी कि आराम से हमारे 12 में से 10 नंबर आ गए। अब वैसे तो मैं इस चीज को डिस्करेज करता हूं, लेकिन अभी फिलहाल चूंकि बिल्कुल कोर्स का स्टार्ट है, हमारे पास खुला टाइम है, मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगा एक दफा गलती अपनी निकालें। ये ₹1.5 का फर्क भी क्यों आया, नहीं आना चाहिए था। बारी बारी अपनी जो है वो प्राइसें चेक करें जरा, मुझे बताएं इन दोनों मटेरियल्स का सम क्या था। इन अदर वर्ड्स हम अपना सवाल खुद चेक कर रहे हैं कि क्यों ₹1.5 का फर्क आया। आगे जाके जैसे हम आगे जाते जाते जाएंगे हम कहेंगे यार थोड़ा बहुत फर्क ठीक है आएगा, नेचुरल सी बात है, लेकिन पहले ही सवाल में ₹1.5 का फर्क मुझसे हजम नहीं हो रहा। 15675 +10890, आप लोगों ने कहा 26565। आई कैप ने क्या कहा, आई कैप का भी सम करना पड़ेगा, इन दोनों का सम करें, 9900 +14250, 24150। ले जी, मटेरियल में ही गड़बड़ निकल आई। क्यों, उसने क्या किया है 22,500 इंटू 1.1 इंटू 40, हमने क्या किया है। अच्छा हाँ, रुके रुके रुके, एक शॉर्टकट, इसे जरा 1.1 से मल्टीप्लाई करें। 100% हमसे मैच कर गया। पता है क्या चक्कर है, उसने ये इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हर पॉइंट पे करने के बजाय एक ही दफा एंड पे जाके कर दिया, पूरी कॉस्ट निकाली और उसमें 10% जो है वो इन्फ्लेशन ऐड कर दी। इन अदर वर्ड्स, ये और ये हमारा और उसका 100% मैच है। आगे चलें, स्किल्ड लेबर उसने कहा 6600, हमने क्या कहा 7260। जरा 6600 को 1.1 से मल्टीप्लाई करके देखें। 7260, 100% मैच, अपने आप को शाबाशी दे और आगे चले। सेमी स्किल्ड लेबर उसने कहा 10076, हमने क्या कहा, हमने कहा 6050 +5034। ये क्या होता है, $11084। 10076 को 1.1 से मल्टीप्लाई करें। 100% मैच, 2 नंबर और आ गए। प्रोडक्शन वेरिएबल, हमने क्या कहा
2722.5। उसने क्या कहा? 2475। 2475 इंटू 1.1 क्या होता है? 2722। 100% मैच। फिक्स्ड फिक्स तो 100% मैच हो गई, फिक्स में तो था ही कुछ नहीं। 2250 उसका भी, 2250 हमारा भी। अब यहां हमारा और उसका एक नजरियाती इख्तलाफ। उसने फिक्स कॉस्ट पे भी महंगाई लगा दी। क्या फिक्स कॉस्ट पे महंगाई लगनी चाहिए थी? क्या आपने मालिक मकान साहब से जो प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं अपने 5 साल तक आपको इतना बिल दूंगा, क्या वो इंक्रीज हो सकता था? नहीं। तो इन अदर वर्ड्स, हमने गलती कोई नहीं की। हमारा और आईकैप के सोल्यूशन का एक नजरियाती इख्तलाफ आ गया। उसने 10% इन्फ्लेशन जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड्स पे भी ली हुई है, हमने नहीं ली। हमारा आंसर और आईकैप के आंसर में 1.5 रुपए का फर्क है सिर्फ। इन अदर वर्ड्स, अगर एग्जामिनर बहुत भी गंदे मूड में हुआ तो हमें 12 से जो है वो 11 नंबर दे देगा, और क्या चाहिए? किसी एडजस्टमेंट में कोई परेशानी? तो मुबारक हो, ये था आप लोगों के सिलेबस का सबसे पहले आई कैप का फुल फ्लेज सवाल। और मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि अभी मैंने आपको सीएमए पढ़ाई ही नहीं है और आपने आई कैप का एक फुल फ्लेज सवाल कर लिया और उसमें से 12 में से 10.5 नंबर या 11 नंबर ले लिए। बताइए, कुछ बेहतर फील हो रहा है? कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ? कुछ मजा आया? अब बहुत खुशी हुई सुन के। अब एक काम करते हैं, जल्दी से इसी कॉन्फिडेंस के साथ ही आई कैप का एक और सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 ऑफ स्प्रिंग 22। सबसे पहले रिक्वायरमेंट आगे देखें, लिखा है कंप्यूज्ड कॉस्ट गैप। ओहो, कॉस्ट गैप होता क्या है हमें तो पता ही कुछ नहीं। चलें, नो प्रॉब्लम। कॉस्ट गैप नहीं कैलकुलेट करते, सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, जब बड़े होंगे तो कॉस्ट गैप भी कर लेंगे। और पार्ट बी में लिखा है डिस्कस द मेथड्स दैट डीआईसी कैन यूज टू क्लोज द कॉस्ट गैप। जब हमें पता ही नहीं कॉस्ट गैप होता क्या है तो क्लोज कैसे करेंगे? ऐसा करते हैं, सिर्फ कॉस्ट निकाल के रख लेते हैं, कैसी बहाने हमारी मैथ स्किल्स थोड़ी बहुत यूज हो जाएंगी। करते हैं स्टार्ट। क्या लिखा है? डीआईसी डेनमार्क आइसक्रीम। डेनमार्क आइसक्रीम साहब जो है वो आइसक्रीम पार्लर चलाते हैं। नीचे एवरेज इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या गिवन है? सेल्स 5 लाख। 5 लाख मैंने क्यों कहा? ऊपर लिखा है ₹000। 5 लाख की सेल्स है, 3.5 लाख की वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख की है, प्रॉफिट 50,000 का है। तो घुमा फिरा के हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है करंट। डीआईसी साहब ने प्लान किया है, साहब ने सॉरी कंपनी ने प्लान किया है कि फ्रोजन योगर्ट, दही बेचेंगे इन ऑर्डर टू एग्जिस्टिंग आइसक्रीम रेंज टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। ठीक है, दही बेचेंगे, बड़ा मजा आएगा, बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1। अब एडजस्टमेंट हमने ज्यादा ध्यान से पढ़नी है और आसान आसान कैलकुलेशन जो है वो साथ साथ करती जानी है। 800 फ्रोजन योगर्ट्स कप सेल किए जाएंगे एवरी वीक। एवरी वीक, अंडरलाइन कर लें, एवरी वीक। सवाल में जो मैं इंफॉर्मेशन दी गई थी वो किस किस्म की थी? एवरेज वीकली इंफॉर्मेशन। शुक्र करें सवाल आसान था। यहां आपके साथ एक जो है वो चक्कर भी चलाया जा सकता था। सवाल बोलता सेल ऑफ 800 फ्रोजन योगर्ट्स का पर डे। तो मुझे सोच के बताएंगे पर डे का हमारा रिकॉर्ड गिवन होता है और ऊपर वाली इंफॉर्मेशन वीकली है, तो हमें पर डे वाली इंफॉर्मेशन के साथ क्या करना चाहिए था? पर डे के साथ ऐसा क्या करते कि वो पर वीक बन जाता? मल्टीप्लाई बाय 7, बिल्कुल सही कहा। अच्छा जी, इससे शुक्र है फिलहाल हमें इस तरह कुछ करने की जरूरत नहीं, डाटा भी वीकली गिवन है और जो एग्जिस्टिंग डाटा था वो भी वीकली गिवन है। इन अदर वर्ड्स, ये है प्रेजेंट एंड ये बातें हैं फ्यूचर। पढ़ते हैं। सेल्स ऑफ 800 फ्रोजन योगर्ट्स कप किए जाएंगे एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 190 पर कप। फिर आप लोगों का सेकंड मोस्ट फेवरेट फॉर्मूला दोबारा आ गया, क्यू इंटू पी का चक्कर है सारा। क्यू 800, पी 190। बताया गया कि फ्रोजन योगर्ट के आ जाने से सेल्स वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम भी 10% इंक्रीज होगा, यानी कि ये वाली चीज भी 10% इंक्रीज होगी। ले जी, कुछ लोगों ने पहली कैलकुलेशन करके रख ली। अवाम ने कहा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस होता है 152,000।
अच्छा जी, ये भी मैंने 5 लाख के साथ 1.1 लिख लिया। आगे चलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फ्रोजन योगर्ट विल बी 150 पर कप। एक काम करते हैं, इतना क्यूट सा प्यारा सा सवाल है, वैसे भी हमने पूरा तो ये करना नहीं, साइड पे रफ वर्क करने के बजाय इसे प्रॉपर ही करते हैं। मैं ज्यूम कर रहा हूं कि इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी थी कि कॉस्ट निकाल दें, टोटल कॉस्ट। कॉस्ट की भी टाइप्स होती हैं, वो क्या होती हैं वो आगे जाके पढ़ लेंगे। और फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चला गया, मैं कर रहा हूं वर्किंग वन। सेल्स, दो तरह की सेल्स हैं, एक है आइसक्रीम की। आइसक्रीम की सेल्स के बारे में क्या फरमाया गया कि फिलहाल थी 5 लाख की, और वो 10% इंक्रीज हो जाएंगी। तो 5 लाख इंटू 1.1 क्या होता है, भी हमने पिछले सवाल में भी किया था, 5.5 लाख। और फ्रोजन योगर्ट के बारे में सवाल ने फरमाया कि 800 यूनिट से 190 रुपए का कब बिका करेगा, और आप लोगों ने कहा आंसर आता है 152,000। आपस की बात है, हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें सेल्स की जो है वो वर्किंग करनी नहीं चाहिए, लेकिन चले कोई नहीं, हमारा मैथ्स ही सीधा हो रहा है ना, कोई नुकसान वाली बात तो नहीं। ये क्या हो जाएगा, 000 एज इट इज आ जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा, 5 5 10, ये आ जाएगा 0, 5 और 1 6, 702,000। मैंने बगैर कैलकुलेटर के बताया, प्लीज तसल्ली कर लें। ले जी, थैंक यू। वर्किंग टू वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमें बताया गया, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फ्रोजन योगर्ट विल बी 150 रुपए पर कप। 150 रुपए पर कप। हमने कप बेचने कितने, 800 इंटू 150 रुपए, ये थी फ्रोजन योगर्ट की, और उसकी क्या थी आइसक्रीम की, 3.5 लाख। कॉमन सेंस से पूछ के बताएं, जब सेल्स इंक्रीज होंगी 10% से, तो क्या उसूलन वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। करते हैं फिर। 3.5 लाख इंटू 1.1 क्या होगा, 3,80,000। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन जबानी करना सीखे। 3.5 लाख, बल्कि नहीं सॉरी, अगर 3 लाख होता तो ये हो जाएगा 380। एक दफा कर ही लें, हाँ 385 होना चाहिए था। अगर पूरा जो है वो, ठीक है, 3.5 लाख, 385,000। तो बता दें टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या बन गई, 505,000। 505,000, ये हमारे पास आ गई वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के बारे में उसने फरमाया, फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 12% ड्यू टू लॉन्चिंग ऑफ मार्केटिंग कैंपेन फॉर फ्रोजन योगर्ट। 12% इंक्रीज। क्या हमें यह बताया गया कि जो हमने नई फ्रोजन योगर्ट लॉन्च की है इसका एक्स्ट्रा कितना खर्चा होगा, नहीं। फिलहाल जो खर्चा है वही बस जो है वो 12% इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि फिक्स कॉस्ट तो जबानी हमने कैलकुलेट कर ली। वर्किंग थ्री, फिक्स कॉस्ट 1 लाख, अगर 12% से इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 1,12,000। 1 लाख ही था ना, हाँ 1 लाख था और 12% से इंक्रीज हो रहा था। बिल्कुल ठीक है। आखिरी बार उसने कही, डीआईसी साहब चाहते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन हो 14% का। 14% प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन एक गड़बड़ वाली बात हो गई। हमारे पास कॉस्ट भी गिवन है, हमारे पास सेल्स भी गिवन है। इसका मतलब ये कि कॉस्ट को कम करना पड़ेगा
और यही चीज कहलाती है कॉस्ट गैप। लेकिन चूंकि टारगेट कॉस्टिंग हमने आगे जाके सुकून से पढ़नी है, तो हमारा सवाल यही पूरा हो गया। हम प्रॉफिट, अच्छा चलें ऐसा करते हैं, सिर्फ जो है वो निकाल लेते हैं मार्जिन। 14% प्रॉफिट मार्जिन है। मुझे बताएं, अगर हमारी सेल्स 702,000 है, तो हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए? कीपिंग इन माइंड के सवाल कह रहा है कि प्रॉफिट शुड बी 14% ऑफ सेल्स। और सेल्स आप लोगों ने बताया 7,02,000 इंटू 0.14, आप लोगों ने कहा 98,280। सवाल हो गया सॉल्व। और सोल्यूशन में इस टाइम हम लोग इसलिए जान के नहीं देख रहे कि टारगेट कॉस्टिंग जब पढ़ेंगे तो ये सवाल दोबारा से करेंगे और टारगेट कॉस्टिंग की नीयत से करेंगे। ले जी, इस छोटी सी कैलकुलेशन में कहीं कोई परेशानी? इन अदर वर्ड्स, हमने अपना आज का टारगेट पहले ही अचीव कर लिया। ओके जी, ये तो था मैथ्स पोर्शन। अब कल से हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर सीएमए, जिसका नाम भी होगा बेसिक्स ऑफ सीएमए। आज के लिए फिर होमवर्क भी कोई नहीं है। एक हमने आई कैप का फुल फ्लैज सवाल जो है वो किया, 99% ठीक किया। फिर एक और सवाल स्टार्ट किया, उसकी मैथ्स वाले पोर्शन जो है वो इजीली कैलकुलेट कर लिया, और फिर हमने ब्रेक लगा दी। किसी को एतराज नहीं ना? बस ठीक है, फिर आज की क्लास जो है वो इधर ही एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो फिर ऐसे मौके पे आप लोग क्या बोलते हैं? अल्लाह हाफिज।